हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को केवल 10 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक दिन हम लोग एक एक यूनिट को कंप्लीट देखने वाले हैं। आज आपका डे 1 है, यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन। इसको यहाँ पे कंप्लीट जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सभी थ्योरी देखने को मिलेगी एंड थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रश्न भी करवाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस को रखा गया है वो आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखा गया है, लेकिन यकीन मानिए आप इंडिया के किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है वो आपका लगभग एक समान रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो है फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1, उसका नाम क्या है? शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन। अब इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे टोटल 11 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक है उसको यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है शिक्षा की अवधारणा, यानी कि एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। फिर एजुकेशन के बारे में प्रमुख विद्वानों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है आपका एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आसान भाषा में समझेंगे। शिक्षा के उद्देश्य को जानेंगे, शिक्षा को कितने प्रकार में बांटा गया है, शिक्षा की क्या प्रकृति है, शिक्षा का स्रोत के बारे में जानेंगे। इसके अलावा शिक्षा के जो अन्य प्रकार हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा हो गया, समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानेंगे। एवं लास्ट जो है हम लोग प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे। सभी टॉपिक आपको यहाँ पे कैसे पढ़ाई जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर टॉपिक वाइज जो है वो थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न को भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपका एक ही क्लास में संपूर्ण यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार इधर उधर जो है वो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसान भाषा में बताई गई है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप जो है वो इस क्लास को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच सके और कम से कम समय में वो भी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें ज्ञान, अनुभव, कौशल और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो सीखते रहते हैं। शिक्षा में कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं एंड ये जो प्रोसेस है आपका जन्म से लेकर आपकी मृत्यु जब तक होती है तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब शिक्षा से केवल आप ये मतलब नहीं निकालिएगा कि स्कूली शिक्षा के अलावा भी आप समाज से, घर से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये आपका जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें आपका ज्ञान, अनुभव, कौशल और दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड जो है वो शामिल होता है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, जितना भी पॉइंट हम आपको यहाँ पे बताते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एंड यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है आपका, यह समाज के विकास में सहायक है क्योंकि इससे भविष्य के लिए अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा के कारण छात्रों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास संभव हो पाता है। अगर कोई बालक या फिर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो शिक्षित होने के पश्चात उनमें सामाजिक विकास हो सकता है, आर्थिक विकास,
सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, यानी कि कह सकते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। एंड शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है कि किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे सर्वांगीण विकास करना, यानी कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। केवल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शिक्षा का मकसद केवल आर्थिक स्थिति को सही करना होता है, यानी कि रोजगार पाना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का मकसद क्या होता है कि वो किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, यानी कि सर्वांगीण विकास करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक, मानसिक या राजनीतिक, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करे। ठीक है, अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द वर्ड एजुकेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम विच मीन्स टू एजुकेट, यानी कि एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुकेटम से लिया गया है जिसका अर्थ है शिक्षित करना या शिक्षण करना। कई बार पूछा गया है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है। एंड लैटिन के किस शब्द से, तो एजुकेटम शब्द से। एंड इसका अर्थ क्या होता है, या तो शिक्षित करना या शिक्षण कार्य करना। आगे है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सिच धातु से हुई है, ये आपका हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा में सीखने और सिखाने की क्रिया होती है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को इतना इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको एक बार पढ़ते ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने नोट्स ही आपके लिए तैयार किया है। आगे देखते हैं शिक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार। अब यहाँ पे जो है वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षा का अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग परिभाषा दिया गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको जो वो 8 से 9 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आपको याद कर लेना है। एंड इसमें आपको ना कोई भी संशोधन नहीं करना है क्योंकि ये एक तरह से स्टेटमेंट है। एंड इसको आप एज इट इज याद कीजिएगा क्योंकि यही एज इट इज प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि क्लास के लास्ट में मैं आपको MCQ क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें बहुत सारा प्रश्न आपको इस पे आधारित रहने वाला है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो वो किस टाइप का पूछा जाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर विद्वान कह सकते हैं JS मिल, इन्होंने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोगों को संस्कृति ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अपना जो कल्चर है उसको ट्रांसफर करते हैं ताकि वे इसे कंजर्व कर सके, रिजर्व कर सके या फिर कंजर्व कर सके, संरक्षित कर सके, और यदि संभव हो तो इसमें प्रगति भी कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो JS मिल के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सेकंड है आपका टैगोर के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा का अर्थ मन को सत्य की खोज करने और उसे अपना बनाते हुए अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन का डिफिनेशन क्या दिया गया था कि द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल द माइंड टू डिस्कवर द ट्रूथ एंड टू एक्सप्रेस इट वाइल मेकिंग इट्स वोन। तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद कर लेना है। विवेकानंद के अनुसार तो शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, यानी कि एजुकेशन इज द डिस्प्ले ऑफ द परफेक्शन एम्बॉडीड इन ए मैन। ठीक है, तो ये बात आपका विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कांट के अनुसार, कांट भी एक विद्वान का नाम है। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू विच ही इज कैपेबल, यानी कि शिक्षा व्यक्ति की संपूर्णता का विकास है जिसके लिए वह सक्षम होता है। आगे है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल का कहना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की जन्मजात शक्तियां सामने आती हैं। ये भी आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में मतलब कि कई बार पूछा गया है टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में, एंड इसी कारण मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे शामिल भी किया है। ठीक है, तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की जन्मजात शक्तियां सामने आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु का कहना है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है, तो ये बात आपका अरस्तु के द्वारा कहा गया था, यानी कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि एजुकेशन का डिफिनेशन जो है वो लगभग नहीं भी तो कहा जाए तो 100 से प्लस विद्वानों के द्वारा दिया गया होगा, लेकिन सभी चीज़ आपको याद नहीं करनी है।
मैं आपको वही पॉइंट आपके सामने रखा हूँ जो किसी ना किसी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो खास करके ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये सब चीज़ों को आप याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड यह व्यक्ति के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। यह केवल शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, केवल स्कूल के शिक्षा से ही यहाँ पे जो वो शिक्षा का मतलब सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों और शक्तियों को विकसित करने में मदद करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार करना है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार यानी कि वो खुद के अंदर झांक के देख सकता है कि उन्हें जो दुनिया के बारे में कितना पता है, प्रत्येक चीज़ के बारे में उन्हें जो वो ज्ञात होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, यह छात्रों की समस्याओं का समाधान करती है और उन्हें अपने जीवन में सही रास्ता चुनने में मदद करती है। देखिए, जितना शिक्षित व्यक्ति होगा उसका सोचने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। उचित रूप से शिक्षित समाज एक सभ्य समाज बन जाएगा। बिल्कुल, अगर समाज है वो शिक्षित होता है तो वो सभ्य समाज की ओर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा का महत्व मानव समाज के लिए बहुत अधिक है। तो जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान से ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का सामाजिक बहुत अधिक है, इसीलिए इसे दार्शनिकों और उत्कृष्ट शिक्षकों ने अपने कार्यों में शिक्षा को उच्च स्थान दिया है। शिक्षा व्यक्ति को मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य इतिहास के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करना है, यानी कि जो कल्चर, पुराने जो हेरिटेज वगैरह है उनको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में, उसकी कला के बारे में, साहित्य के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म और संगीत से अवगत होते हैं, यानी कि संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है एंड ये सब आपका शिक्षा से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित करती है और बच्चे को जीवन भर और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा विद्यार्थियों में प्रेम, स्वतंत्रता, क्षमा, ईमानदारी और न्याय के मूल्यों को स्थापित करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो जाता है तो उनमें ये सब गुण जो वो आ जाते हैं। ईमानदारी देखने को मिलेगा, हमेशा वो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा, हमेशा न्याय चाहेगा। ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहेगा। तो हर चीज़ के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही अलग आपको दिखाई देगा। संपूर्ण शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण से है और जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को अधिकतम सीमा तक विकसित करना है। यह छात्रों में रचनात्मक क्षमता का पोषण करती है जो उन्हें बेहतर आजीविका के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसमें क्रिएटिविटी का गुण पाया जाएगा एंड वो उन्हें जो है उनके आजीविका को चलाने के लिए वो बहुत ही काम करेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई फील्ड में बच्चे पढ़ाई करते हैं एंड फिर जो है वो उस फील्ड में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ नया नया आइडियाज़ वगैरह लगा के कुछ नया नया क्रिएटिव वगैरह कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो वो उनके जॉब के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है, उनकी आजीविका के लिए जो वो काफ़ी मदद करने वाला है। यह व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करती है। शिक्षा व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं को खोजने, यानी कि ईश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति में क्या प्रतिभा दी गई है, जो भी प्रतिभा दी गई है उसको शिक्षा की मदद से उजागर किया जा सकता है एंड उनके पूर्ण विकास की दिशा में काम करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जितना भी 4 टॉपिक मैंने अभी आपको बताया उन 4 टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में चांस बनता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा प्रक्रिया में शामिल है। तो ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि। फर्स्ट पेज का जो पॉइंट था वो इसी पे आधारित था, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से छात्रों का कौन सा विकास शिक्षा के माध्यम से संभव है। तो देखिए, शिक्षा के माध्यम से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो सामाजिक विकास भी हो सकता है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, ये सभी ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि शिक्षा का अपना सेट है, यानी कि एजुकेशन हैज इट्स सेट। शिक्षण विधियां, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे देखिए शिक्षा के पास जो आपका टीचिंग मेथड भी होता है, एम्स यानी कि उद्देश्य कह लीजिए या फिर लक्ष्य कह लीजिए, ये भी आपको देखने को मिलता है। पाठ्यक्रम भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका कि किसने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की संपूर्णता का विकास है जिसके लिए वह सक्षम है। हु सेड दैट एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू विच ही इज कैपेबल। तो ये आपका जो कथन था वो आपका किसका था? कांट का। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बताई थी। आगे है कि किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। हु सेड दैट एजुकेशन इज द डिस्प्ले ऑफ द परफेक्शन इम्बडेड इन ए मैन। तो मैंने बताया था आपको कि विवेकानंद जी का ये कथन जो है आपका है। आगे है आपका किसके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे के जन्मजात शक्तियां सामने आती है। अकॉर्डिंग टू हुम एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड्स इनेट पावर्स कम आउट। तो किनका कथन था? ये आपका फ्रॉबेल जी का कहना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां है आपका निम्नलिखित में से शिक्षा की विशेषता कौन सी है? यह एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, लगातार चलती रहती है बिना रुके हुए। यह जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जारी रहता है, ये बात भी सही है। यह शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक लिमिट जो है वो नहीं रहता है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एजुकेशन। यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों और शक्तियों को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के आंतरिक गुण, इनर जो क्वालिटीज है, जो पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल है, उसको यहाँ पे डेवलप करने का यहाँ पे जो वो हेल्प करता है आपका एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार है। द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ये भी बात सही है। यह छात्रों की समस्याओं को समाधान करता है, ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जितना भी पॉइंट बताया था वो किस टाइप में आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंड आपको जो है वो सवाल का आंसर करना होगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज के क्लास का, एंड ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। इसका उद्देश्य इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण करना है। यह व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है। उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप लोग क्लास किए या नहीं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा के प्रकार, यानी कि शिक्षा को किस टाइप में बांटा गया है, किस किस तरह बांटा गया है। तो साधारण अगर देखा जाए तो शिक्षा को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। अच्छा, इसी को गैर औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहीं कहीं गैर औपचारिक शिक्षा अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत तरह से नाम जो है वो देखने को मिल सकता है। अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन में कुछ और भी प्रकार हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल एजुकेशन यानी कि सामान्य शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा जिसको व्यक्तिगत शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, कलेक्टिव एजुकेशन यानी कि सामूहिक शिक्षा। तो अब वन बाय वन यहाँ पे हम सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे नोट्स को कुछ ऐसा प्रिपेयर किया गया है, इतना इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया है कि आप एक बार में सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य स्कूलों में आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार होने वाली शिक्षा है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो आपको स्कूल में दिया जाता है एंड आधिकारिक तौर पे दिया जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है, यानी कि इसको प्री प्लान किया जाता है, पहले से प्लान किया जाता है। आपका पता होगा कि आप स्कूल में पढ़ाई करते होंगे तो आपका जो सिलेबस है पहले से प्लान किया गया है, तब आपको जाके पढ़ाया जाता है, या जानबूझकर पहले से विचार करके प्रदान की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा से डायरेक्टली आप मतलब निकाल सकते हैं कि वैसी शिक्षा जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में, कोई संस्था में या फिर स्कूल में दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में दिया जा रहा है, कॉलेज में दिया जा रहा है, तो वो आपका औपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्य पुस्तक होता है
और निश्चित शिक्षण विधियां होती है। कहने का मतलब कि स्कूल में आपको जो शिक्षा दी जाती है उसका कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य है। आपको डिग्री देना है, सर्टिफिकेट देना है, वो इसका एक उद्देश्य है। निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है, आपका डिफिनिट एक सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक होता है, टीचिंग मेथड होता है। तो ये सब चीज़ें फिक्स होती है किसमें, फॉर्मल एजुकेशन में। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जब बात करेंगे तो ये सब चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं वहाँ पे, ठीक है। जो शिक्षा नियमित रूप से और औपचारिक रूप से दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहेंगे। यानी कि द एजुकेशन विच इज गिवन रेगुलरली एंड फॉर्मली, यानी कि वैसा एजुकेशन जो आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का, तो वहाँ पे आपको जो है वो एजुकेशन जो है वो रेगुलर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट वहाँ पे आपको हो जाता है। अगला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा के जरिए छात्रों को किसी डिग्री या प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है। यानी कि ये शिक्षा का आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। एंड उद्देश्य क्या है कि आपको 10th का डिग्री देना, 9th का डिग्री देना, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का डिग्री देना, ठीक है। औपचारिक शिक्षा तभी तक चलती है जब तक बालक किसी शिक्षण संस्थान में जाता रहता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या औपचारिक शिक्षा जो है आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है, यानी कि जीवन पर्यंत चलते रहती है, तो जी बिल्कुल भी नहीं। औपचारिक शिक्षा आपका तब तक ही चलेगा जब तक आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो जब तक आप पढ़ाई जारी रखते हैं तब तक आपका औपचारिक शिक्षा जो है वो चलेगा। लेकिन वहीं अगर इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो वो आपका इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, वो आपका जीवन भर जो है वो चलते रहता है, ठीक है। अब औपचारिक शिक्षा का कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। स्कूल में पढ़ते हैं आप, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ का ट्रेनिंग आपका होता है, चाहे कर्मचारी का हो गया, स्वास्थ्य विभाग का हो गया, कार्यशाला हो गया, सेमिनार हो गया, तो ये सब में आपको क्या मिलता है, औपचारिक शिक्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको फॉर्मल एजुकेशन समझ में आ गया होगा कि वैसा शिक्षा जिसमें कोई डिफिनिट जो है उद्देश्य होता है, ठीक है, शिक्षण मेथड होता है, टीचिंग मेथड होता है, पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, तो ये सब चीज़ें फिक्स होती है, ठीक है। एंड जो स्कूल में दिया जाएगा, जो किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, तो वो आपका औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। अब देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन का जस्ट अपोजिट इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए स्कूल के अलावा भी तो आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने घर से, ठीक है। स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। एंड उसके लिए आपको कोई निश्चित टीचिंग मेथड की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई किताब की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा। स्कूल के बाहर जो कुछ भी आपको सीखने को मिलेगी, या तो समाज से या परिवार से, दोस्त वगैरह से, तो ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। यह शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती, वरन बालक इसे तो परिवार के अंदर, पास पड़ोस से, खेल के स्थान पर, पार्क में, सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। अगला है आपका, इस प्रकार की शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते। जिस तरह फॉर्मल एजुकेशन में आपका एक डिफिनिट पर्पस था, डिफिनिट ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक डिग्री लेना है, एक सर्टिफिकेट लेना है, तो इस तरह यहाँ पे आपका कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, ना ही कोई शिक्षण विधि हो, ना ही कोई टाइम टेबल है। तो ये सब चीज़ें आपका नहीं देखने को मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि औपचारिक शिक्षा जो है आपका तभी तक चलेगा जब तक आप किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे लाइफ भर आपका जो है वो चलते रहता है। जाहिर सी बात है कि जब आपका स्कूल, कॉलेज वगैरह सब डिग्री आप ले लेते हैं, उसके बाद भी तो समाज में कुछ ना कुछ, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा सीखते रहते हैं। तो वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था, केवल ज़्यादातर आपका चांस बनता है कि आपका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट आपका फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका केवल और केवल इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत ही हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स को आप कॉपी में लिखिएगा एंड उसको जो है वो एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट से जो है वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। हालांकि अभी आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत चीज़ें आसान लग रही होगी, लेकिन जब आप बहुत दिन से तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तो सभी चीज़ें आप भूल जाइएगा, ठीक है।
चलिए इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग दोनों में डिफरेंस को देख लेते हैं, अंतर को देख लेते हैं, ताकि आपका और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जो होता था वो केवल स्कूल पे आधारित, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे आधारित होता था, एंड वो जो है वो केवल आपका डिग्री देता था, सर्टिफिकेट देता था, या फिर कह सकते हैं बौद्धिक विकास करता था, मानसिक विकास करता था। तो इसी कारण इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है वो नैरो है, संकीर्ण है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होता है ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो इसीलिए कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र है वो ब्रॉड है, यानी कि व्यापक है। योजना, इसमें अगर प्लानिंग की बात की जाए तो यह शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती थी, यानी कि यह पहले से प्लान करके दी जाती थी। जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो पहले से प्लान करके दी जाती है, जिसमें एक निश्चित सिलेबस होता है, एक टेक्स्ट बुक होता है, सभी चीज़ें डिफिनिट होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है, अपितु व्यक्ति से आकस्मिक रूप से खेल खेल के दौरान समाज में रह के सीखता है। उद्देश्य, तो इस शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। इस शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास में बल दिया जाता है। अभिकरण, यानी कि एजेंसी क्या है, कहाँ कहाँ से आप औपचारिक शिक्षा सीख सकते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा के अभिकरण बहुत लिमिटेड में है, बहुत सीमित मात्रा में है, जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय, कॉलेज कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, आदि इस शिक्षा के अभिकरण है। सेम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी जो एजेंसी है, अभिकरण है, वो लिमिटेड नहीं है, आप कई तरीकों से चीज़ों को सीख सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा के अनेक अभिकरण हैं। परिवार हो गया, समुदाय, धर्म संस्थान, राज्य आदि इस शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं। तो अब आई होप कि आपको जो है वो दोनों चीज़ों में क्लियर पता जो है वो समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें, कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टाइप समझते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि आफ्टर सीइंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ए न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड विच इज नॉन एज फॉर्मल एजुकेशन। देखा ये गया कि फॉर्मल एजुकेशन में और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये दोनों में कुछ ना कुछ कमी पाई गई। ठीक है, तो इन दोनों में जो जो कमियां पाई गई, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक नया टाइप का एजुकेशन लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए शिक्षा की नई प्रणाली विकसित की गई, जिसे निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो आपका एजुकेशन है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका फॉर्मल एजुकेशन तो आएगा, साथ ही आपका इनफॉर्मल एजुकेशन को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या आपका फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन का सम्मिलित रूप है, तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों को मिला के जो आपका एक नया टाइप्स का एजुकेशन बनाया गया, एंड कुछ और भी चीज़ें इसमें मिक्स की गई, और भी चीज़ें बनाई गई, मिलाई गई, एंड सभी चीज़ें मिला के यहाँ पे एक नया टाइप्स का शिक्षा बनाया गया, एजुकेशन बनाया गया, जिसको हम लोग निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है ऐसी शिक्षा जो विद्यालय प्रणाली के बाहर दी जाती है। इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम और सीखने के तरीके पर कठोर नियम नहीं होते, यह लचीली होती है और लोगों को आवश्यकताओं के अनुसार दी जाती है। इट इज एजुकेशन दैट इज गिवन आउटसाइड द स्कूल सिस्टम, इट डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी कि इसमें कोई भी कठिन नियम नहीं होते, कठिन कोई जगह नहीं होता। ठीक है, कोई स्थान नहीं होता, कोई क्यूरिकुलम, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। ये हमेशा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, एंड इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। अब जानते हैं शिक्षा की प्रकृति के बारे में, जो कि आज का दूसरा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। देखिए शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बताया जाता है क्योंकि शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, चाहे किसी भी प्रकार का शिक्षा क्यों ना हो, प्रत्येक शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में आपने देखा कि वो जो शिक्षा है आपका डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए लिया जा रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको सर्वांगीण विकास देखने को मिल रहा है, उसी में आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास या सामाजिक विकास आता है। सचेतन प्रक्रिया कहने का मतलब सोचने समझने वाली यहाँ पे जो है ये प्रोसेस होती है। सेकेंड है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा इनफॉर्मल एजुकेशन में जो कि आपका लाइफ टाइम चलता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, हम लोग समाज में रहकर बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, समाज का विकास करते हैं। शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है,
इसी को कहा जाता है विकासशील प्रक्रिया। जाहिर सी बात है कि शिक्षा से समाज का विकास हो सकता है, व्यक्तिगत विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपका एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम एडम्स था। इनका कहना था कि एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है। एंड बाइपोलर प्रोसेस का कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका दो अंग है, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, या शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय होता है या द्विमुखी होता है। तो एडम्स जी का कहना था। एंड कौन कौन सा, इन्होंने द्विपोलर तो कहा, लेकिन इसमें दो अंग आते हैं। बाइ का मतलब दो होता है, ठीक है, पोलर का मतलब ध्रुवी, तो दो अंग आएगा। कौन कौन, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। अगला पॉइंट है आपका, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, या फिर इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इंग्लिश में ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे डबल सी हो जाएगा। एंड ये स्टेटमेंट किसका कहना है, तो जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एंड इसके 3 अंग बताए गए थे, एक शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। एडम्स ने जो चीज़ दिया था उसी में इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बताइए किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो जॉन डेवी का कहना था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, शिक्षा के स्रोत, यानी कि एजुकेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि प्राथमिक सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, टर्सरी सोर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो शिक्षा है वो कहाँ से मिलता है, परिवार से मिलता है। एंड अगर परिवार से पहले भी देखा जाए तो सबसे पहले माता पिता से हमें शिक्षा मिलता है, ठीक है। तो परिवार को यहाँ पे प्रमुख और पहला स्रोत बताया जाता है। विद्यालय सेकेंड है आपका शिक्षा का दूसरा स्रोत, समाज शिक्षा का तीसरा स्रोत, एंड राज्य यानी कि स्टेट जो है आपका शिक्षा का चौथा स्रोत है। स्टेट के द्वारा भी शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, शिक्षा को लेकर नई नई योजना वगैरह लॉन्च की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सोर्स क्या है, परिवार, दूसरा सोर्स विद्यालय, तीसरा समाज, उसके बाद आपका राज्य, एंड बाकी सब आता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अब हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक पढ़े, जितना भी थ्योरी यहाँ पे आपको बताई गई, उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, जिसका चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला सवाल है आपका, जो शिक्षा नियमित रूप से दी जाती है उसे कहा जाता है, द एजुकेशन विच इज गिवन रेगुलरली इज नॉन एज। तो वह शिक्षा जो रेगुलर दी जाती है उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका, शिक्षा की वह प्रणाली जो सदैव यादृच्छिक आधार पर चलती है तथा जिसकी कोई विशिष्ट योजना नहीं होती उसे क्या कहते हैं, यानी कि रैंडम बेसिस पे जो शिक्षा चलती है। तो रैंडम बेसिस पे आपका कौन सा चलेगा, इनफॉर्मल एजुकेशन चलेगा, ठीक है। विच इज द एम ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा बजट में कटौती, ऐसा तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। स्कूलों की स्वायत्तता समाप्त करना, टू प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन, ये तो कोई बात बनी नहीं यहाँ पे। टू इम्पार्ट एजुकेशन टू कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का एक उद्देश्य था। आगे है, आफ्टर सीइंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन विच न्यू सिस्टम वाज डेवलप्ड इन एजुकेशन। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में जो कमी पाई गई उनको दूर करने के लिए एक नए शिक्षा सिस्टम को लागू किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है। सामान्य शिक्षा को भी कहा जाता है। तो सामान्य शिक्षा को लिबरल एजुकेशन यानी कि उदार शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को कम से कम सामान्य शिक्षा मिल सके, एक नॉर्मल लेवल का यहाँ पे नॉलेज है वो उनको मिल सके। इसका कतई ये मतलब नहीं होता था कि वो अपनी जो शिक्षा ग्रहण करे वो कोई रोजगार के लिए, कोई प्रोफेशन के लिए करे, क्योंकि रोजगार और प्रोफेशन के जहाँ भी बात आएगी वो आपका स्पेशल एजुकेशन में आ जाएगा। आगे है, सामान्य शिक्षा में बच्चों को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो सामान्य शिक्षा में बच्चों को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो नॉर्मल लेवल, स्पेसिफिक लेवल, सोशल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। तो नॉर्मल लेवल, सामान्य स्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचालित की जाती है, पार्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो संचालित की जाती है। तो स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में ही आपको पार्टिकुलर टास्क देखने को मिलता है, पार्टिकुलर पर्पस या कोई प्रोफेशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन। अगला है, शिक्षक का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है, ठीक है।
कौन सा शिक्षा का उद्देश्य जो है वो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली एंड सोशली डिजायरेबल वेज, ओनली इन सोशली डिजायरेबल वेज, द वे द चिल्ड्रन वांट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीकों से। ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। तो व्यक्तिगत रूप से तो करता ही करता है, साथ ही आपका सामाजिक रूप से भी जो है वो उनका विकास करता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी, एजुकेशन शुड बी सच दैट द स्टूडेंट शुड बी, सुसंस्कृत हो, व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर हो, नैतिक गुणों से संपन्न हो, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, जो एजुकेशन होना चाहिए कुछ इस कदर होना चाहिए कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। तो आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आप किस आधार पर यह तय करेंगे कि आपकी शिक्षा सफल है या नहीं? अगर इससे आपका सम्मान बढ़ता है, अगर इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, अगर इससे दूसरों को भी लाभ होता है, अगर इससे आपको नौकरी मिलती है। ठीक है, ये जो सवाल है ना वो आपका राजस्थान बीएड में पूछा गया था। ठीक है, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, इफ़ इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब तक ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं कह सकते कि आप जो है वो आपका शिक्षा जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। आप किस आधार पर यह तय करेंगे कि आपकी शिक्षा सफल, अच्छा यही सवाल आ गया, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, 2 बार ये सवाल रिपीट हो गया। अगला देखते हैं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो मैंने आपको बताया था ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये बात किसने कही थी? तो जॉन डियो को कहना था। ठीक है, जॉन डियो, ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह बाइपोलर प्रोसेस है, ये बात किसने कही थी? तो बाइपोलर प्रोसेस की बात जो आपका एडम्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जिसमें 2 अंग होते थे, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी या स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 13 आपका, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, कौशल विकसित करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो ये सब तो बहुत छोटी बात हो गई। आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे जो हो सके। ठीक है, 14, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? एजुकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? वन टाइम प्रोसेस, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? केवल औपचारिक, केवल का बात ये तो गलत हो जाएगा, अनौपचारिक ये भी गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला सवाल, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है? घर पर सीखा गया शिष्टाचार, स्कूल में प्राप्त शिक्षा, खेल के मैदान से प्राप्त अनुभव, सामाजिक मेलजोल के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो स्कूल में दी जाती है, कॉलेज में, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, तो आपका स्कूल हो जाएगा। बाकी जो घर था, खेल का मैदान था, समाज था, ये सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, एंड हमेशा की तरह आपको इस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ताकि आपको समझ में कितना आया ये चीज़ का जानकारी जो है हमें हो सकता है। शिक्षा के कौन से प्रकार में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन निर्धारित नहीं है? यानी कौन से एजुकेशन में आपका करिकुलम एंड असेसमेंट वगैरह जो फिक्स नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ जो है फ्लेक्सिबल होता है। तो आपको इसका जवाब जो है स्वयं देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा कहते क्या है, किसको है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है, यानी कि एक एजुकेशनल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों यानी कि बैकग्राउंड, क्षमताओं यानी कि एबिलिटीज एंड जरूरतों यानी कि नीड वाले सभी बच्चों का समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए, स्कूल में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड सभी बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग होता है, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो अलग अलग होती है, उनकी जो आवश्यकता है, नीड जो है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, एक जगह बैठा के सभी को समान शिक्षा दिया जाता है, एंड जिससे सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो वहाँ पे समान शिक्षा सभी को दिया जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा, यानी कि समान शिक्षा जो दी जाती है। ठीक है, आगे और भी पॉइंट से आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ है हमारे स्कूल, कक्षाएं, कार्यक्रम
और पाठ इस तरह से डिजाइन किए जाए ताकि सभी बच्चे भाग ले सके और सीख सके। भले वहाँ पे विभिन्न बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है या फिर जो पाठ्यक्रम है उसको कुछ ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे सभी की नीड जो है यहाँ पे कंप्लीटली पूरी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे है, देखिए इस डिफिनेशन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना जिसमें हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं अलग अलग हो या फिर उनकी आवश्यकताओं कुछ भी हो, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी छात्रों में उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। चाहे किसी भी बैकग्राउंड का बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उन सभी को एक जगह पे बैठा के जो है वो समान शिक्षा दी जाए एंड उस शिक्षा का यहाँ पे प्रारूप कुछ ऐसा हो जिससे सभी की जरूरतें जो है वो पूरी हो सके, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा। आगे है समावेशी शिक्षा के कुछ उदाहरण। देखिए जहां कहीं भी आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इंग्लिश वर्ड यहाँ पे पहले से ही लिख दिया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह बस आपको समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज जो है वो नहीं किया है। समावेशी शिक्षा के कुछ उदाहरण। एक स्कूल में दृष्टिबाधित छात्र, यानी कि जो देखने में असमर्थ है, ठीक है, देखने में जिनको समस्या होती है, तो आपको पता होगा कि वे जो है ब्रेल सिस्टम यानी कि ब्रेल लिपि के द्वारा जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एक स्कूल में दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं और इसमें जो वो शिक्षक उन्हें विशेष ध्यान देते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं। एक कक्षा में एक छात्र को सीखने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे अतिरिक्त समय देते हैं और उसकी गति के अनुसार पढ़ाते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक क्लास है, उसमें विभिन्न कैटेगरी के बच्चे हैं, सबकी योग्यता भी अलग अलग है एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी मतलब कि बीमारी से ना कहें लेकिन किसी डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ पे टीचर का ये जिम्मेदारी बनता है कि सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा टेक्निक से पढ़ाएं कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आए। सभी का यहाँ पे सहायता की जरूरत है, सभी बच्चों को वो हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि एक दृष्टिबाधित छात्र है, उसको ब्रेल लिपि पढ़ने में सहायता किया जा रहा है। ठीक है, टीचर जो है उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा एक कक्षा में एक छात्र को सीखने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं एंड उनको जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके गति में सिखाते हैं, धीरे धीरे जो है वो पढ़ाते हैं। एक स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि विभिन्न कल्चरल कह सकते हैं कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले छात्र एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो एक स्कूल में कह सकते हैं या फिर एक क्लास में विभिन्न धार्मिक वाले बच्चे भी देखने को मिलेंगे एंड सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, कुछ नया जो है वो एक दूसरे से सीखते रहते हैं। आगे है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, यानी कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर क्या फीचर्स होते हैं। तो सभी बच्चों को बिना किसी शर्त के नियमित कक्षाओं में स्वीकार करना। टीचर जो है वो बिना किसी शर्त का सभी बच्चों को एक समान नज़र से देखेगा एंड उनको जो है वो क्लास में स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बच्चों, शिक्षकों और कक्षाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे अपने स्कूल और कक्षाओं में भाग ले सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। आगे है प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य विकसित करना, यानी कि टीचिंग मेथड को या फिर टीचिंग जो स्टाइल है उसको कुछ ऐसे मॉडिफाई करना, ऐसा बनाना ताकि सभी बच्चों की जो आवश्यकता है, ठीक है, वो पूरी हो सके। सभी का यहाँ पे जो क्षमता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है। आगे है ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करना जिन्हें पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हो ताकि अलग अलग क्षमताओं और ताकत वाले बच्चे एक साथ सीख सके। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए टीचर को कि कौन सा बच्चा किस मेथड से सीख सकता है। ठीक है, तो उनको अलग अलग अगर टीचिंग मेथड के बारे में पता होगा तो वो आसानी से बच्चों को जो है वो सिखा पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आगे है आपका स्कूलों और कक्षाओं को इस तरह से डिजाइन करना कि बच्चों को सीखने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिले। समावेशी माहौल में गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाला एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने के सबसे प्रभावी तरीकों को निर्धारित करने के लिए प्रिंसिपल, टीचर, माता पिता और अन्य लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करा है ताकि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड ये सब पॉइंट्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि यही सब पॉइंट्स जो है वो प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है, बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए सामाजिक विकास, अगर समावेशी शिक्षा लागू हो जाए, हालांकि लागू तो है ही, लेकिन अगर
इसके आने से क्या क्या लाभ हुआ है, तो देखिए सामाजिक विकास हुआ है, क्योंकि समाज में विभिन्न कैटेगरी के विभिन्न बैकग्राउंड के लोग जो है वो रहते हैं, तो सामाजिक विकास यहाँ पे पॉसिबल है। बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और टीम वर्क के गुण में विकसित होते हैं। ठीक है, सभी बैकग्राउंड के बच्चे जो है वो साथ में खेलते कूदते हैं, साथ में सीखते हैं, तो यहाँ पे टीम वर्क भी बनता है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास भी होता है आपका, जिसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, उनमें यहाँ पे जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। अधिक अवसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी या फिर मोर अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेगा बच्चों में। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी शिक्षा समान अवसर मिलते हैं। आगे है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, तो विभिन्न सांस्कृतिक वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं एंड सभी का यहाँ पे संस्कृति को यहाँ पे क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चे के बीच जो है आपसी समझ बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये 4 चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, लाभ में ये 4 चीज याद रखिएगा। एंड सिद्धांत अब हम लोग जानते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा होता है वो आपका समानता के आधार पे काम करता है, यानी कि यहाँ ये जो है वो समानता की बात करता है। सभी बच्चों के लिए समान अवसर मिलता है, यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव का काम जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्रावधान करता है। भागीदारी की बात करता है, यानी कि पार्टिसिपेशन की बात करता है। ठीक है, सभी छात्रों को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देना। सहयोगात्मक कह सकते हैं इसको, सहयोगात्मक की भावना यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि एक बच्चा दूसरे का जो है वो सहयोग करेगा। सम्मान की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। जैसे समानता पे बात करता है, गुणवत्ता पे, भागीदारी पे, या फिर सहयोगात्मक कह सकते हैं, सहयोग पे बात करता है, सम्मान पे बात करता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो शिक्षक की क्या क्या यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। तो विविधता को अपनाना, टीचर के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके पास जितना भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, जितना भी विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, उनकी विविधता को वो अपनाएं, उनका प्रोत्साहन करें, किसी को यहाँ पे नेगलेक्ट ना करें, किसी को गलत दृष्टिकोण से ना देखें। ठीक है, कि ये छोटा जात का है या बड़ा जात का है, तो ऐसा जो है वो दृष्टिकोण ना रखें। सभी छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। वैसे स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल यहाँ पे नीड की आवश्यकता होती है, उनको थोड़ा अलग से ध्यान दें, एक्स्ट्रा टाइम दें, तो ये सब चीज़ें किया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री का विकास, यानी कि यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका यूज करें। माता पिता और समुदाय के साथ सहयोग स्थापित करना, तो ये सब जो है वो एक अच्छा टीचर का हम कह सकते हैं कि भूमिका हो जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए क्लास जो मैं आपको बहुत छोटा छोटा इसीलिए करा रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो वो स्किप ना करें। ठीक है, लॉन्ग वीडियो देखकर बच्चे जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं आप लोग क्या करते हैं कि क्लासेस को पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ। एंड जो टॉपिक जितना लंबा होता है मैं उतना ही लंबा आपका जो क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो 30 मिनट का हो गया, 35 मिनट का हो गया, या फिर 20 मिनट का हो गया। इसमें क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना नहीं, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, इसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की बात जो है वो आपका समावेशी शिक्षा करता है। सामान्य बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देना, देखिए विशेष वर्ड जहां जहां पे आ गया वो तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, ऐसा तो बात मैंने आपको बताया नहीं, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मूल सिद्धांत क्या है, तो मैंने आपको कुछ सिद्धांत अभी बताया था। क्या ये प्रतियोगिता के आधार पर बात करता है, बिल्कुल नहीं। भेदभाव करता है, नहीं। समानता और सहभागिता की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन की बात ये जो है वो आपका करता है, अलगाव की बात नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। केवल सामान्य बच्चों को, देखिए केवल वाला शब्द जहां जहां आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चे। ठीक है, एक क्लास में आपका लूंगा टैग वर्ड का। ठीक है, टैग वर्ड बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। इसमें आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड पढ़ाए जाएंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड पढ़ाए जाएंगे। इसी के आधार पर आपका जो है एग्जाम में 40 में से आराम से आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केवल टैग वर्ड के हेल्प से। ठीक है, जिसमें आपको बस नेगेटिव वर्ड को या फिर नेगेटिव ऑप्शन को जो है वो एलिमिनेट कर देना है।
तो ये मैं आपका एक दिन जो है वो किसी दिन क्लास जो है वो लूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत मुख्य भूमिका किसकी होती है? सरकार की? बिल्कुल नहीं। माता पिता की, शिक्षक की, बच्चों की? तो शिक्षक की। यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो आपका टीचर का होता है। पांचवा है आपका, समावेशी शिक्षा में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? ठीक है, मुख्य बाधा तो विविधता, संसाधनों की कमी, बच्चों का उत्साह, पाठ्य पुस्तक। तो संसाधनों की कमी। देखिए होता क्या है कि एक क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं एंड अगर उनको पढ़ाने के लिए रिसोर्सेस ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग एबिलिटी के हैं, अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं क्षमता वाले हैं एंड किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित हो गए, किन्हीं को सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए यहाँ पे सभी प्रकार के रिसोर्सेस होने चाहिए। अगर इस चीज़ में कमी है तो फिर यहाँ पे आपको बाधा देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे है आपका, यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को किस वर्ष प्रमुखता से अपनाया था? तो 1994, ये डेट आप याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा को यूनेस्को ने 1994 को अपनाया था। आगे है आपका, समावेशी शिक्षा किस पर केंद्रित है? केवल अकादमिक उपलब्धियों पर, विविधता के सम्मान और समान अवसर पर, खेल गतिविधियों पर, परीक्षा परिणामों पर? तो ये मैंने आपको बताया था, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 7 का भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव, आइसोलेनिस्ट एंड स्ट्रिक्ट? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोगी दृष्टिकोण। यहाँ पे जो है वो सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी जब इसका प्रिंसिपल बताते वक्त जो है बताया था। आगे है, समावेशी शिक्षा में IEP का अर्थ क्या है? तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, ठीक है। अगला है आपका, समावेशी शिक्षा के लाभ में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, इसके लाभ में क्या क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, सामाजिक एकीकरण की बात करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं तो वो आपका सामाजिक एकीकरण की बात करता है। आत्मसम्मान में वृद्धि भी होती है, ये भी आपका सही बात है। अलगाव और भेदभाव, देखिए आइसोलेशन की बात नहीं करता, भेदभाव की बात नहीं करता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, समावेशी शिक्षा सभी को समान अवसर देता है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता एंड नहीं यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विविधता के प्रति सहिष्णुता, ये तो आपका हो जाएगा सही, ठीक है। 11th है आपका, भारत में समावेशी शिक्षा को किस नीति के तहत बढ़ावा दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय खेल नीति, ये गलत हो जाएगा। सूचना तकनीकी नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। तो NEP 2020 के तहत जो है भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, ठीक है। अगला है आपका, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है? तो कॉम्पिटिटिव तो देती नहीं है, कोलैबोरेटिव बिल्कुल सही हो जाएगा, अलगाव का बात करता नहीं है, नेगेटिव का बात करता नहीं है, ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? हु इज द इम्पोर्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सरकारी अधिकारी, मीडिया, शिक्षक, खेल प्रशिक्षक? तो समावेशी शिक्षा में आपका शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है, ठीक है। 14 है आपका, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों का क्या स्थान है? अलग शिक्षा नहीं, बच्चे चाहे कोई भी डिसेबल क्यों ना हो, किसी भी कह सकते हैं क्षमता से पीड़ित क्यों ना हो, उनको यहाँ पे समान शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो अलगाव की बात करता नहीं है, सेपरेट भी आपका अलगाव ही हो गया। समान अवसर के साथ मुख्य धारा में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष विद्यालय की बात यहाँ पे नहीं की जाती, ठीक है, सभी को समान शिक्षा एक जगह बैठा के दी जाएगी, ठीक है। 14 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? प्रतिस्पर्धा पे यानी कि कंपटीशन पे, समानता और सहयोग पर, इक्वेलिटी एंड कोऑपरेशन पे, बिल्कुल सही बात है। उच्च अंक लाने पर, ऐसा कोई बात नहीं है। केवल शारीरिक शिक्षा पर, ओनली फिजिकल एजुकेशन, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शामिल है, देखिए ये प्रश्न का आंसर आप लोग खुद दीजिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा में शामिल है विशेष स्कूल,
विशेष स्कूल आ गया है, जिसकी बात मैंने आपको बताई नहीं। ओनली द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ओनली वर्ड आ गया एंड ओनली गर्ल्स के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया था। केवल डिसेबल्ड चाइल्ड, ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वे बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई आदि स्तर पर अलग अलग सक्षम हैं, लेकिन उनको जो वो एक समान शिक्षा दी जाए, वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये होमवर्क है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज के इस क्लास का। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सवाल है आपका, समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, छात्रों के प्रति संवेदनशील, छात्रों के प्रति लगाव और धैर्य, छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो कौन सा गुण जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है? तो इस चीज़ का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बच्चों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, समावेशी बालक में 3 टाइप्स के बालक देखने को मिलेंगे। सामान्य बालक यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रेन, विशेष बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रेन, एंड तीसरा है आपका वंचित बालक यानी कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सामान्य बालक यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ सबको मालूम होगा, जैसे कि आप लोग भी लगभग जो है वो एवरेज किस्म के बच्चे देखने को आपको मिलते हैं। तो जो बच्चे औसत शारीरिक और मानसिक स्तर के होते हैं और जिनका आईक्यू स्तर 90 से 100 होता है, एंड मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इसी स्तर को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी स्तर का देखने को मिलते हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से 100 होता है, उन्हें सामान्य बच्चे कहा जाता है। सामान्य बच्चे को सामान्य शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने वाले कार्यों को करने में कोई भी बाधा महसूस नहीं होती है। ठीक है, कक्षा के अधिकांश बच्चों की तरह वे भी शैक्षणिक उपलब्धि में औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, जबकि इसके विपरीत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे कार्यों को करने में असहज और असमर्थ होते हैं क्योंकि वे शारीरिक दोषों या समाज से वंचित होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉर्मल चिल्ड्रेन किसको कहेंगे। ठीक है, तो जिनका आईक्यू लेवल 90 से 100 के बीच में, अगर एक क्लास में जो है 100 बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे 80 से 90 बच्चा जो है वो इसी किस्म के पाए जाते हैं, नॉर्मल बच्चे ही होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, जिनको कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो काम आपका मानसिक काम वाला हो गया या शारीरिक रिलेटेड हो गया, तो उसमें कठिनाई ही नहीं होती है, तो वो आपका नॉर्मल चिल्ड्रन कहलाएगा। ठीक है, आगे है हम विशेष बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रेन। तो ऐसे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशेष बच्चे कहा जाता है, यानी कि स्पेशल चाइल्ड, जो नॉर्मल चाइल्ड से अलग होगा। ठीक है, एंड इसको बहुत सारे भाग में बांटा जाता है, टाइप्स में बांटा जाता है, जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया, प्रतिभाशाली बच्चा जो बहुत तेज तर्रार होता है, ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि मानसिक रूप से मंद बच्चा, बहुत ही लो किस्म का होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम का होगा, जिसको हम लोग बुद्धू कहते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा दृष्टि बाधित बच्चे यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, जिनको देखने में कठिनाई होती है, श्रवण बाधित बच्चे जिनको सुनने में कठिनाई होती है, भाषा बाधित बच्चे जिनको बोलने में कठिनाई होती है, तो ये सब आपका स्पेशल चिल्ड्रन के टाइप हैं। एंड इन टाइप्स को आप याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको ये टाइप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्पेशल चिल्ड्रन नहीं है, एंड ये 5 ऑप्शन में से कोई 4 देखने को मिल सकता है, कोई अलग ऑप्शन दे देगा, तो ये टाइप्स याद रखिएगा। वन बाय वन हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहेंगे, इसका आईक्यू कितना होता है। तो देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, आमतौर पर ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू स्तर 120 या उससे अधिक होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। जैसे कि आइंस्टीन वगैरह को यहाँ पे इनके कैटेगरी में रखा जाता है, वे लोग गिफ्टेड थे। अतः इस बात से यह स्पष्ट है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ही तेज तर्रार किस्म के होते हैं, एंड उनका आईक्यू लेवल 120 या उससे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि मानसिक रूप से मंद बच्चे, यानी कि बहुत ही कम आईक्यू वाले बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होगा, 90 या 90 से कम होगा, और साथ ही ये क्या करेंगे,
कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, समायोजन व्यवहार में भी कमी होती है, तो इसको मानसिक रूप से मंद बच्चा कहते हैं। ठीक ठीक है। तो ऐसा बच्चा जिसका दिमाग जो बहुत बहुत कमज़ोर होता है, जो नॉर्मल काम करने में जिनको कठिनाई होती है, कहीं पे भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिनका IQ लेवल 90 से कम होता है, तो वो मानसिक रूप से मंद बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चे यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। दृष्टिबाधित यानी कि देखने में बाधा जिसका आता है, जो आसानी से चीज़ों को नहीं देख पाएगा, देखने में कठिनाई होती है, तो ऐसे बच्चे जो दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। दृष्टि दोष बच्चे की ऐसी विकलांगता है जो बच्चे की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टिबाधित बच्चे कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण वे कक्षा में ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए विकसित लिपि का नाम ब्रेल लिपि है। आपने भी सुना होगा कि जो बच्चे देख नहीं सकते वे लोग ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दृष्टिबाधित बच्चे जो है वो ब्रेल लिपि का उपयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो नहीं देख पाएंगे उनको हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे की कैटेगरी में रखेंगे। आगे है आपका श्रवण बाधित बच्चे यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ऐसे बच्चे जो श्रवण दोष से प्रभावित हैं, यानी कि जिनकी सुनने की क्षमता जो है वो कम है या फिर नहीं सुन पाते हैं, उन्हें श्रवण बाधित बच्चे कहा जाता है। ऐसी विकलांगता जो किसी व्यक्ति में श्रवण दोष उत्पन्न करती है उसे श्रवण दोष कहते हैं। श्रवण दोष बच्चों को समाज से अलग कर देता है, जिसके कारण बच्चे का भाषा विकास बाधित होता है। जाहिर सी बात है, वो कुछ सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा क्या, सीखेगा क्या। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार क्या है, सांकेतिक भाषा। तो वैसा बालक जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं पाएगा, तो वे लोग कैसे बात करेंगे, संकेत के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से इशारा करेंगे। ठीक है, हाथ से इशारा करेंगे, मुंह से इशारा करेंगे, तो वो यहाँ पे इसका लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जा सकता है कि बताइए श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार कौन सा है, तो सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक भाषा ये लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा बाधित बच्चे। ठीक है, तो देखिए भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सही बात है, भाषा के माध्यम से ही हम लोग, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना विचार को चेंज करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। आगे भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को समझता है और उन पर उचित प्रतिक्रिया देता है। जिन बच्चों में भाषा संबंधी दोष है उन्हें स्कूल में समायोजन में अधिक कठिनाई होती है और बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित होती है। तो इसको एक तरह से ऐसे भी समझिए, मुख बाधित यानी कि जो नहीं बोल पाते, बोलने में जिनको कठिनाई होती है। ठीक है, तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब जब वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो उनका भाषा यहाँ पे विकास ही नहीं होगा। ठीक है, भाषा का जो यहाँ पे नेचर है वो यहाँ पे विकास नहीं होगा। तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे आपका भाषा बाधित बच्चे में। चलिए अब जानते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उनके लिए की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इसमें आचार्य राममूर्ति समिति, ठीक है, ये समिति है आपका, इसमें आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो इस प्रकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल एवं इंटीग्रेटेड एजुकेशन का यहाँ पे प्रावधान किया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की गई। इनोवेशन, नए नए आइडिया, नए नए विचार जो आते हैं उनके ट्रेनिंग की बारे बात की गई। आगे है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी कि यहाँ पे विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टाइप का टीचर जो कि पहले से ट्रेंड है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया। शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण देना और पाठ्यक्रम और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, स्कूलों में विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाने लगा एंड तरह तरह के यहाँ पे TLM वगैरह देखने को मिलेंगे। शैक्षिक मैंने आपको TLM वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्कूलों में विशेष प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण आपको जो है वो दिव्यांग बच्चे को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बालक। वंचित बालक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ से वो वंचित है यानी कि दूर है। देखिए नॉर्मली अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वंचित शब्द का सामान्य अर्थ है जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अप्रभावित रहना। ठीक है, यानी कि जीवन की सुख सुविधाओं से दूर रहना।
इस अर्थ में हर बच्चे को वंचित बच्चा कहा जा सकता है क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी सुख सुविधा से अप्रभावित रहता है। ठीक है, ये आपका सामान्य भाषा में है, लेकिन हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित बच्चे का अर्थ है ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समुदाय से आते हैं, यानी कि वैसा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सामाजिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है या सांस्कृतिक स्थिति खराब है, एंड वे लोग जो है वो पढ़ाई को लेकर या एजुकेशन को लेकर वंचित रहते हैं। ठीक है, आगे है आपका इसका टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बालकों के प्रकार। तो 3 टाइप्स का होता है ये आपका, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। ठीक है, देखिए सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो समाज में वंचित हैं और कई कारणों से शिक्षा की सुविधा से वंचित है। यानी कि देखिए किसी किसी का समाज है वो पिछड़ा होता है। ठीक है, एंड वहाँ के हम कह सकते हैं जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वे लोग शिक्षा के बारे में उतना जागरूक नहीं रहते, एंड कह सकते हैं कि वे लोग अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इन कारणों से कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे अधिक स्कूल खोलना। जाहिर सी बात है गाँव में अब स्कूल खोला जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गाँव में ज़्यादा लोग पढ़ाई को लेकर जागरूक नहीं होते थे, एंड दूसरा चीज़ कि दूर दूर स्कूल होता था तो पेरेंट्स वगैरह जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा करते थे। तो अब क्या हुआ कि गांव गांव में या फिर पंचायत पंचायत में जो है वो स्कूल खोला जा रहा है, आवासीय सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, विभिन्न तरह की सुविधाएं जो है प्रदान किया जा रहा है, ताकि जो है बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट हो एंड सभी प्रकार के बच्चे जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक रूप से वंचित बच्चे। तो अब देखिए ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो खराब होता है, यानी कि कह सकते हैं आर्थिक रूप से उनका जो है वो बैकग्राउंड खराब होता है। ठीक है, उनके पास पैसे की कमी होती है, उनके पेरेंट्स के पास पैसे की कमी होती है, एंड वे लोग शिक्षा के लिए जो है वो उनको नहीं भेजते हैं या शिक्षा से उनको अपने बच्चों को दूर रखते हैं। तो इस कारण सरकार की बहुत सारी पहल है जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चों को पर्याप्त रूप से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं एंड यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, SC ST के बच्चे। ठीक है, तो बहुत जगह अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वे लोग पढ़ाई के को लेके जो उतना जागरूक नहीं है। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लगभग 90% परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं और ऐसे परिवारों के बच्चों को वंचित बच्चे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या है, इनका परिवार वगैरह पिछड़ा है एंड ऐसे समाज से भी आते हैं जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग का है। तो वे लोग क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा से वंचित है। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक था वो कोई खास टॉपिक कह सकते हैं कि नहीं था, लेकिन यहाँ से 1-2 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ना नहीं था। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड ये आपका समावेशी शिक्षा से ही थोड़ा सा संबंधित है ना। तो इसको बस एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी तक जितना मैंने आपको बताया, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपका मानसिक मंदता यानी कि जिसका दिमाग जो है वो कमजोर है से ग्रसित बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास में बाधा, शारीरिक रूप से कमजोर। देखिए मानसिक यानी कि दिमाग कमजोर का बात किया गया, तो शारीरिक रूप से तो कोई बात नहीं हो गया। तेज सीखने की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। सुनने में असमर्थ, तो ये तो आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में बाधा, यानी कि अगर दिमाग से वो कमजोर है तो उनका जो संज्ञान होगा, जानने सीखने की का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें जो है वो बाधा देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रकार नहीं है? तो स्पेशल चिल्ड्रन का टाइप मैंने आपको बताया एंड ये सब वहाँ पे भी आपको देखने को मिले होंगे। दृष्टिहीनता है जिसको हम लोग दृष्टिबाधित बोल रहे थे। मूक बधिरता है जो भाषा विकास जिनका नहीं हो पा रहा था। योग्यता की अधिकता है, तो योग्यता जिनके पास अधिक होता है तो उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, प्रभावशाली बच्चा। एंड नियमित शिक्षा, इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है आपका दृष्टिहीन दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? दृष्टिहीन जो देख नहीं पाते हैं, तो ऑडियो टेप और ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में मैंने आपको बताया था। केवल चित्र आधारित पुस्तकें, तो देखिए कल भी मैंने आपको टैगवर्ड्स वाले चैप्टर में बताया था कि केवल शब्द जहां जहां आएगा वो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। लिखित परीक्षाएं ये आपका सही नहीं है क्योंकि दृष्टिहीन बालक है, ठीक है, जो देख नहीं पाएगा तो वो लोग लिखेगा क्या? तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी कि जिसका दिमाग कमजोर है। बौद्धिक का मतलब क्या होता है? जिनका बौद्धिक ज्ञान कमजोर है, ठीक है, दिमाग कमजोर है। तो अक्षम बालक, ठीक है, का पहचान कैसे किया जा सकता है? तो देखिए खेलकूद में असफलता से तो नहीं होगा, मानसिक तनाव से नहीं, शारीरिक विकलांगता से नहीं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल चेक करके अगर उनका 90 से कम आता है तो मैंने आपको बताया था वो बहुत ही मंदबुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना गलत बात है। ये सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति अपनाना बिल्कुल सही बात है। केवल मेधावी छात्रों, देखिए केवल शब्द आ गया है, केवल, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बधिर यानी कि जो सुन नहीं पाते, ठीक है, सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार साधन कौन सा है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। देखिए सुनने में असमर्थ जो सुन नहीं पाते तो वे लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित लिपि कौन सी है? तो ब्रेल लिपि। ठीक है, अगला असाधारण प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? सामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता, ठीक है, अधिक होता है भाई। धीमी सीखने की प्रक्रिया, नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। भावनात्मक अस्थिरता, कम आईक्यू स्तर, तो ये सब आपका गलत है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आईक्यू लेवल था 120 से ज़्यादा था। ठीक है, तो सामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता इनके पास होती है। ठीक है, अगला समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक का क्या महत्व है? ठीक है, केवल शिक्षकों के लिए केवल शब्द आ गया। देखिए 3 ऑप्शन में तो केवल है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मदद के लिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसे ऑप्शन को काट क्यों दे रहा हूँ, तो आप लोग टैगवर्ड का एक क्लास हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला है आपका बौद्धिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? बौद्धिक रूप से यानी कि जो कमज़ोर बच्चा है, जिनका दिमाग कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है जिनका दिमाग कमज़ोर है उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, तो वो उनको जो है वो चीज़ें अच्छे से एंड ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। केवल व्याख्यान देंगे नहीं समझ में आएगी, मौखिक रूप से केवल बोल के समझा देंगे, तो ये सबसे तो बेटर ऑप्शन आपका प्रायोगिक शिक्षा है। केवल पाठ्य पुस्तक यानी कि केवल किताबी ज्ञान, तो इन तीनों ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर क्या है? प्रायोगिक शिक्षा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है एंड हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है? सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों को शिक्षा देना, केवल विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विविधता को स्वीकार करना, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए ये जो टॉपिक है आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही अगर आप बीएड के बाद कोई टेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, या फिर कोई भी अदर स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको सीडीपी के पेपर में एक पेपर होता है सीडीपी, वहाँ पे आपको जो है वो इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आपको जितना भी चीज़ें बताई जाए वो चीज़ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो है वो अभी तो काम देगा ही देगा, आगे भी आपका काम देगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है। नाम को ही अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा शिक्षा जिसमें आपको बालक को केंद्र माना जाता है, बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो उस शिक्षा को क्या कहेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, इसका मतलब क्या हुआ
कि उनको ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है जो पूर्ण रूप से उसी के अकॉर्डिंग है, जिसमें बच्चों की रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। तो हर चीज़ जो है वहाँ पे बच्चों को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसी शिक्षा को क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। एंड अभी जो शिक्षा आपका चल रही है विद्यालय वगैरह में, तो वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा ही है। बालकों को जो है वो ध्यान में रखकर शिक्षा यहाँ पे बनाई गई है, ऐसा उनका सिलेबस तैयार किया गया है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु जो है वो माना गया है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक के बजाय बालक को बनाया जाता है। टीचर को यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। आपको किसको बनाया जाता है? बालक को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो केंद्र बिंदु है, जो मुख्य भूमिका है, वो किसका है? तो यहाँ पे बालक का। ठीक है। यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है यानी कि यूनिक है और उनकी सीखने की क्षमता, रुचि, गति अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, प्रत्येक किस्म के बच्चे देखने को मिलेंगे एंड सबका क्षमता जो है वो इंटरेस्ट एंड सीखने की जो गति है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियाँ, क्षमता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको जो है वो पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षण दिया जाता है। तो इतना बेसिक सा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है वो बच्चों की रुचियों को सम्मान किया जाता है, उनके रुचि को ध्यान में रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचियां, जरूरत और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जाता है। प्रेरक और अनुकूल वातावरण यानी कि बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है। कक्षा में ऐसा माहौल बनाना जो बच्चों को उत्साहित और प्रेरित करे ताकि वे आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है आपका समूह कार्य। बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट का काम दे दिया गया, ठीक है, कोई डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को समूह में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी सहयोग की भावना और सामाजिक कौशल विकसित होती है। ठीक है, साथ में मिलकर काम करेगा बच्चा लोग तो उनमें क्या होगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत होगी एंड सामाजिक कौशल का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव। तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा में जो है प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव देखने को मिलता है। कोशिश किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिलेटेबल करके बताया जाए। डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होता है उस चीज़ से जो है वो रिलेट करके बताया जाए। अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे रिलेट करके बताया जाए। शिक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों को सामना कराना, जैसे अध्ययन, यात्रा, खेलकूद आदि बताया जाता है। आगे है संचार कौशल का विकास। बच्चों में अच्छे संचार कौशल के विकास के लिए गतिविधियां और अवसर प्रदान किए जाते हैं। खुला संवाद, ओपन डिस्कशन जिसको कह सकते हैं, बच्चे अपनी राय, विचार और सवालों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको किस में देखने को मिलेगी? बाल शिक्षा में, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बालक को यहाँ पे क्या किया जाता है, सीखने का केंद्र बालक होता है। ठीक है, बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया बालक की रुचि, क्षमता और अनुभव पर आधारित होती है। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा होगा वो लगभग एक जैसा ही होगा एंड ओवरऑल कहा जाए तो सभी बातें आपको इसी और इंडिकेट करेगी कि बालक को जो वो केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है। आगे है आपका सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग। बालक को स्वयं अनुभव और खोज के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यह कोशिश किया जाता है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं अपने अनुभव से सीखे, खोज के माध्यम से सीखे। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा है आपका, मतलब कि बच्चों के अनुभव को यहाँ पे रिलेट करके वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षण कराया जाता है ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है। आगे उनके रुचि एवं आवश्यकता का ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ये भी आपका एक प्रिंसिपल हो जाएगा। खोज परख होना चाहिए, प्रयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है वो स्वयं से प्रयोग करके, खोज करके अपनी समझ को विकसित करेंगे। गति एवं शैली में भिन्नता होती है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति एवं शैली अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता देना चाहिए, उन्हें फ्री देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए ताकि वे स्वयं खोज के जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखें। आनंददायक शिक्षा होना चाहिए, यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिसे वो खेल खेल के माध्यम से, कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से, रोचक तरीकों के माध्यम से जो है वो वे लोग सीख सके। ठीक है। अब बाल केंद्रित शिक्षा के लाभ क्या है? तो देखिए,
बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होगा, तो उसमें बच्चों में जो है वो आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट वे लोग होंगे। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप होती है। सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और प्रभावी बनती है। बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार कौशल विकसित होती है, यानी कि उनमें क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है, नया नया इनोवेशन वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, नए नए विचार उन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अनुभव आधारित शिक्षण होता है ये आपका, तो वे लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ वाले चीज़ों को सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा। व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित होती है। ठीक है, नैतिकता का गुण उसमें आता है, क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ उन पे जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि उनको वहाँ पे जो है वो नैतिक मूल्यों का गुण उनके ऊपर आ जाता है, यानी कि वो सही और गलत की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। उनका व्यक्तिगत विकास होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है बाल केंद्रित शिक्षा की विधियां, क्या क्या यहाँ पे मेथड है। तो देखिए इसके अंतर्गत डिस्कवरी मेथड देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब टीचिंग लर्निंग मेथड के बारे में बताया था, शिक्षण विधि के बारे में, तो उसमें भी आपने ये टॉपिक देखा होगा। तो यहाँ पे जो आपको बाल केंद्रित शिक्षा में डिस्कवरी मेथड देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं खोज कर सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, स्वयं खोजबीन करके जो है वो वे लोग अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभवात्मक शिक्षण एक्सपीरियंशियल लर्निंग है आपका, बच्चों को वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाता है। परियोजना विधि किसी विषय पर गहन अध्ययन और व्यावहारिक कार्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया आपका परियोजना विधि कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है इसके खोजकर्ता जो है वो किलपैट्रिक जी है। किलपैट्रिक जो कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, किलपैट्रिक, ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आगे है समूह अधिगम, तो ये भी एक मेथड है, बच्चे समूह में कार्य करके सीखते हैं। खेल आधारित शिक्षण, यानी कि खेलों और गतिविधियों के माध्यम से जो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख समर्थक एवं उनके क्या क्या विचार हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इस टेबल को ध्यान में रखिएगा एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कुछ बातें कही गई है, कुछ नियम जो है बताए गए हैं या फिर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बीएड के सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में केवल ऊपर ऊपर से सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो जॉन डियो, ठीक है, जॉन डियो का कहना है कि अनुभव आधारित शिक्षा, यानी कि उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या है, एक अनुभव आधारित शिक्षा। अगर पूछा जाए कि किसने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो एक अनुभव आधारित शिक्षा है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अनुभव आधारित शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जॉन डियो। ठीक है, जॉन डियो कह सकते हैं आप। इसी तरह पूछ सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इन्होंने ही दिया है, जॉन डियो ने दिया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया, तो जॉन डियो। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बाल केंद्रित शिक्षा को नई तालीम के नाम से कहा, कार्य आधारित शिक्षा का नाम दिया। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा पूछा जाए तो जॉन डियो, एंड महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने कार्य आधारित शिक्षा नाम दिया है, नई तालीम का नाम दिया है। सेम है मारिया मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी ने इसको कहा है संवेदनशील अवधि एंड आत्मनिर्देशित अधिगम। ठीक है, इनको क्या कहा है, संवेदनशील अवधि एंड आत्मनिर्देशित अधिगम। ये सब चीज़ें क्या होती है वो आपका बीएड के सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ना है, अभी बस नाम याद रखिए। जॉन पियाजे, अच्छा जीन पियाजे है आपका, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये भी आपका एक डिटेल में थ्योरी पढ़ना है सेमेस्टर 1 में बीएड का, तो यहाँ पे बस नाम याद रखिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, यहाँ से एक सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आगे है आपका ले वाइगोत्स्की, तो इन्होंने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एंड इन्होंने ही इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था जेपीडी का। ठीक है, जेपीडी का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत एक कह सकते हैं टॉपिक का नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। तो अगर पूछा जाए कि जेपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ले वैगत्स्की, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ले वैगत्स्की। इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो आज के टॉपिक का इतना ही थ्योरी था, एक छोटा सा टॉपिक था, चूंकि मैं आपको क्लास जो है वो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, चाहे टॉपिक लंबा हो या छोटा हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो का लेंथ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं।
जो किसी ना किसी एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दूसरे स्टेट में पूछा जा चुका है, या फिर आपको सीटेट के एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, वहीं से मैंने इस प्रश्न को पिकअप किया है। ठीक है, चलिए देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक के बारे में तो यहाँ पे बात कही नहीं जाती है। बच्चों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है। पाठ्यक्रम को सरल बनाना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जो भी बात कही जाएगी बच्चों के बारे में कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डियो ने किस प्रकार की शिक्षा पर, अच्छा इसका नाम ना कहीं कहीं आपको जॉन डीवी देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉन डियो पढ़िए या डीवी पढ़िए, बस ध्यान दीजिएगा कि सेम है दोनों। ठीक है, तो जॉन डियो ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया? पारंपरिक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, रटने वाली शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। तो अनुभव आधारित शिक्षा के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। नई तालीम का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान प्रदान करने वाला, तो ज्ञान तो हर कोई प्रदान कर सकता है। मार्गदर्शक और सहयोगी, अनुशासन लागू करने वाला, कठोर अनुशासन करता। तो ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक और सहयोगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका आपका कह सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कह सकते हैं मार्गदर्शक और सहयोगी, ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है। अगला है, संवेदनशील अवधि का सिद्धांत किसने दिया है? संवेदनशील अवधि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, तो ये आपका हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसनरी भी इसको कहा जाता है। कहीं कहीं नाम में आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है मिस्टेक, कहीं कहीं मॉन्टेसनरी या मॉन्टेसरी देखने को मिलेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि का विकास किस शिक्षाविद ने किया? तो विलियम किलपैट्रिक, मैंने आपको बताया था। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो ले वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की इसको कहा जाता है। अच्छा इसका नाम जो है ना ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की। यहाँ पे शायद नाम जो है वो गलत है, तो वाइगोत्स्की होता है। ठीक है, चलिए, कौन सा तत्व बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। रटकर सीखना, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। सख्त अनुशासन नेगेटिव हो गया। अनुभव आधारित शिक्षा अधिगम, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक है तो अनुभव आधारित अधिगम। ठीक है, अगला है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रगतिशील शिक्षा, केवल मौखिक। केवल वर्ड तो ऐसे नेगेटिव हो गया। आपका जो है प्रगतिशील शिक्षा ज्यादा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत पर जो है वो ये आधारित है। अगला सवाल, जीन पियाजे ने किस चीज पर ध्यान दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास पे, बिल्कुल सही बात है। यही चीज मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात जो है वो कही जाती है जीन पियाजे के द्वारा। अच्छा ये सवाल जो है आपका 2023 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह कथन किसका श्रेय है? तो यहाँ पे पियाजे जी का कहना है ये। एंड इस सिद्धांत में आपका यही बात कही जाती है कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे अपने जो है वो समाज में रहकर सीखते हैं एंड अपने ज्ञान से सीखते हैं। जैसे जैसे उनका विकास होता है वैसे वैसे चीज़ों के बारे में जो है वो वे अपनी धारणा बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डिटेल में आपको बीएड सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी बस नाम याद रखिए। डिस्कवरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है? खोजपरक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को रटकर सीखने के लिए प्रेरित करना। रटकर सीखना ये आपका ऐसा ही नेगेटिव हो गया। बच्चों को स्वयं खोजकर सीखने का अवसर देना, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। केवल वर्ड आपका ऐसे नेगेटिव हो गया। पाठ्यक्रम को सीमित करना, सीमित वर्ड ऐसे ही नेगेटिव हो गया। तो मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड बता दिया था। टैग वर्ड वाला क्लास आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है एंड सही उत्तर तक पहुंचा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है? रटने की पद्धति आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा देखिए, कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है एंड आपका यहाँ पे ओनली वन नेगेटिव ऑप्शन है, तो आपका यही सही हो जाएगा। रटने की पद्धति ये वाला नहीं है।
खोज परख होती है, बिल्कुल सही बात है। खेल आधारित होती है, अनुभवात्मक अधिगम होता है, तो ये तीनों सही है, आपका नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। अच्छा, ये प्रश्न शायद हो चुका है पहले, ठीक है, देख लीजिए फिर भी। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। शिक्षक की भूमिका बिल्कुल नहीं, पाठ्यपुस्तक नहीं, बालक की रुचि और आवश्यकता, ये आपका महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ओवरऑल जो है आपका बालकों के यानी कि छात्रों बच्चों का जो है वो रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका खेल आधारित शिक्षा, प्ले वे मेथड का सबसे अधिक उपयोग किस स्तर की शिक्षा में किया जाता है। उच्च शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में तो खेल माध्यम नहीं होता। तो देखिए किस टाइप के बच्चों को जो है वो खेल विधि से सिखाया जाता है, तो ज़्यादातर देखा जाता है प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको खेल खेल माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगा। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल अनुशासन लागू करना, केवल वर्ड तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञान तो हर कोई दे सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है। सख्त अनुशासनकर्ता, मार्गदर्शक और सहायक, ठीक है, एक टीचर को जो है वो मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, वो बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन करे बच्चों का एंड उनका जो है वो हेल्प करे, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, जो इसका कमेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है। बच्चों में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का विकास, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अनुशासन को कठोर बनाना, केवल शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाना। देखिए इस सवाल का जवाब अगर किन्हीं को नहीं भी पता होगा ना तो भी आप आराम से इनका सही जवाब दे सकते हैं। एंड कैसे देना है तो मैंने आपको बताया था कि टैग वर्ड वाला जो क्लास था इससे पहले आया था, ठीक है, क्लास नंबर 10। अगर किन्हीं को टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो क्लास नंबर 10 जरूर देखें, ठीक है, उसमें मैंने टैग वर्ड के बारे में बताया है। बहुत ही आसानी से आप गलत ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे बाहर कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एंड अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो बिना पढ़े ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 से 12 सवाल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा एंड इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आज के इस क्लास में हम लोग इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि इसका जो परिभाषा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रगतिशील शिक्षा एवं पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर होता है, प्रगतिशील शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे तथा इसका जो है वो कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को भी यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते किसको है। तो जब बच्चे को हम उसके एटीट्यूड यानी कि उनके अभिवृत्ति के अकॉर्डिंग, उनके इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो उसका जो शिक्षा का स्तर है यानी कि उनका जो सीखने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस शिक्षा में हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ाना है, उनके एटीट्यूड के अनुसार पढ़ाना है, जैसा चीज़ वो सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षक को यहाँ पे ज्ञान देना होगा, ठीक है। आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है आपका बच्चे के लिए बना है ना कि बच्चा शिक्षा के लिए, यानी कि एजुकेशन को यहाँ पे इतना आसान बना दिया जाए ताकि बच्चे जो है वो इसको अच्छे से हंसते हंसते खेलते कूदते जो है वो इस चीज़ को सीखे, ठीक है। उनमें शिक्षा को कभी ऐसा ना बना दिया जाए कि ताकि शिक्षा जो है वो उनके ऊपर बोझ लगे। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है बच्चे के लिए बनी है, ठीक है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए, ठीक है। तो उन पे बोझ नहीं लगना चाहिए। आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि यह शिक्षा हमारा बताता है कि इसके थ्रू जो है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिसमें आपका मानसिक विकास हो जाएगा, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, तो हर तरह का विकास जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत बच्चा पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, पहला काम करेगा, उसके बाद सीखेगा, करके सीखेगा, ठीक है।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि जो बैठने की व्यवस्था है क्लासरूम में वो हो गया। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि लचीला होना चाहिए। तो ये सब पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि बताइए इनमें से कौन से एजुकेशन में सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, इतना चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, यानी कि सहायक अधिगम कह सकते हैं कि साथ में मिलकर यहाँ पे अधिगम होता है, 2 बच्चा 4 बच्चा या फिर ग्रुप में स्टडी जिस तरह का होता है उसी तरह यहाँ पे सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है, सब साथ मिलजुल कर चीजों को सीखते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें एंड सोशल स्किल को सीखे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव यानी कि सक्रिय रहे बच्चे, इसमें क्या करें, इस टाइप के एजुकेशन में बच्चे जो है वो सक्रिय रहे एंड सामाजिक कौशल को जो है वो यहाँ पे वे लोग सीखें। आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी इस शिक्षा पद्धति के पिता माने जाते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है या फिर पिता कौन है, तो जॉन डीवी, ठीक है, कहाँ के थे, यूएसए के थे। एंड इन्होंने क्या कहा था कि विद्यार्थी जो है वो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी में ऐसा कौशल पाया जाना चाहिए जिससे वह सामाजिक समस्याओं को जो है वो अपनी समस्याओं को आसानी से स्वयं सुलझा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे मेथड का उपयोग किया जाएगा। चूंकि ये जो शिक्षा है आपका बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से है, यानी कि ऐसा शिक्षा है जिसमें बच्चे जो वो सक्रिय रूप से भाग ले, एक्टिव लर्नर हो। इसके अलावा यहाँ पे जो वो अनुभव आधारित हो, तो इसी कारण यहाँ पे जो है बहुत सारे मेथड का उपयोग किया जा सकता है, जैसे परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। अगर आपने जो है वो टीचिंग मेथड वाला क्लास नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला क्लास था उसमें मैंने आपको टीचिंग मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, तो वहीं से ये चीज आया है, प्रोजेक्ट विधि के बारे में, समस्या विधि तथा क्रियाकलाप विधि। तो ये सब ऐसा यहाँ पे टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिसके थ्रू बच्चा जो है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को खुद सक्रिय रहकर सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आजकल की जो शिक्षा है मॉडर्न एजुकेशन, वो आपका यही वाला है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, चलिए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं क्या है, क्या क्या यहाँ पे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो पहला चीज, छात्र केंद्रित शिक्षा, यानी कि ये जो शिक्षा है वो आपका छात्र केंद्रित है, छात्र को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है, यानी कि हर चीज जो है वो छात्र के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग है। इनके रुचि को ध्यान में रखा जा रहा है, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, इनके एटीट्यूड को, इनके जो क्षमता है, हर चीज को जो है वो ध्यान में रखकर जो है वो इनके सिलेबस को बनाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है। आगे है अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपेरियंशियल लर्निंग। ठीक है, यानी कि अनुभव पे आधारित अधिगम होना चाहिए, यानी कि ये जो अनुभव करते हैं उसी के आधार पे इनको जो सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती बल्कि अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से दी जाती है। आगे आपका लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए। इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच मित्रवत संबंध होता है और छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक्सपेरियंशियल लर्निंग होता है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, या डेमोक्रेटिक आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कि नवाचार और रचनात्मकता। तो देखिए, जब बच्चों के रुचि को, उनके क्षमता को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में क्रिएटिविटी की भावना जगेगी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का गुण मिलेगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो रहा है, यानी कि बच्चे जो वो समूह में नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसमें इनोवेशन की जो क्षमता है उस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। ठीक है,
तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पारंपरिक पाठ्यक्रम की बजाय प्रयोगात्मक और खोजपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है। सहयोगी अधिगम होता है, मैंने आपको बता दिया, यानी कि समूह कार्य होता है, सामूहिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि समूह से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इस चीज में यहाँ पे उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अगला है आपका समस्या समाधान कौशल होता है, यानी कि बच्चों में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। छात्रों को जटिल समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान खोजने के लिए ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है। समावेशी शिक्षा, अच्छा इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने आपको बताया था वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विविधताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से भी बढ़ के आपका क्या हो जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत छात्र केंद्रित एजुकेशन भी आ जाएगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एंड इसी के अंतर्गत आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ जाएगा। ठीक है। अगला है आपका नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर जोर मिलती है, यानी कि एथिकल एंड सोशल वैल्यूज यहाँ पे जो है वो मायने रखती है। शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का गुण आता है, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका सतत मूल्यांकन होता है। देखिए पारंपरिक परीक्षा प्रणाली, देखिए पारंपरिक परीक्षा प्रणाली क्या होता है कि वैसी परीक्षा प्रणाली जो सदियों से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की बजाय सतत और समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE पर जोर दिया जाता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन पर। जब हम लोग जो है यहाँ पे इवैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को जब हम लोग मूल्यांकन वाला टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे इस चीज़ को डिटेल में। तकनीक सक्षम शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, आजकल की जो शिक्षा है वो डिजिटल उपकरणों, स्मार्ट कक्षाओं और ई लर्निंग संसाधनों का उपयोग किया जाता है आजकल के क्लासेस में। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक था इनके पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में इन सभी पॉइंट्स को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो प्रगतिशील शिक्षा आपने देख लिया, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि छात्र के रुचियों को, उनके एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाएगा, उनके रुचि को ध्यान में रखा जाएगा, उनके क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा ये अनुभव आधारित शिक्षा होता है। इसके अलावा इसमें बच्चा जो है अपने आसपास के माहौल से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से आपको 8 से 10 पॉइंट ध्यान में रखना है जो जो मैंने आपको बताया। अब देखिए पारंपरिक शिक्षा क्या है। तो पारंपरिक शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वह शिक्षा प्रणाली है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसमें मुख्य रूप से गुरुओं, शिक्षकों या बुजुर्गों द्वारा ज्ञान का ट्रांसफर होता है बच्चों तक। ठीक है, यह शिक्षा प्रणाली विद्यालयों, गुरुकुलों, मदरसों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में दी जाती है। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण पद्धति में देखा जाए तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या था, आपका अनुभवात्मक था। यहाँ पे अनुभव के आधार पे हम लोग सीख रहे थे, परियोजना आधारित था। लेकिन वहीं पारंपरिक शिक्षा में देखा जाए तो यहाँ पे पूर्णता जो है ये व्याख्यान और रटने पे आधारित हुआ करता है। ठीक है, भूमिका, तो मेन भूमिका यहाँ पे छात्र केंद्रित है, लेकिन पारंपरिक शिक्षा आपका शिक्षक केंद्रित होता है। मूल्यांकन, इसमें CCE मैंने आपको बताया था, सतत आकलन होता है, व्यवहारिक परीक्षण होता है, लेकिन इसमें आपका लिखित परीक्षा होता है। ठीक है, अंक आधारित होता है। कक्षा परिवेश लोकतांत्रिक और लचीला। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे बच्चे और शिक्षक जो साथ में मिलकर काम करते हैं, मिलकर समझते हैं। ठीक है, ज्ञान को साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, अनुशासनात्मक और कठोर, यानी कि टीचर आता था, लेक्चर देता है एंड वहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह भी जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और व्यवहारिक कौशल, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिलेगा। बच्चे में क्या होगा, यहाँ पे विकास होगा, यानी कि रचनात्मकता यहाँ पे बढ़ेगी एंड इसमें जो है सूचना का संचयन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप कि आपको प्रगतिशील शिक्षा एंड पारंपरिक शिक्षा में जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, चूंकि इसके अंतर्गत आपका समावेशी शिक्षा भी आ जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा भी आ जाता है, जिसको हम लोग छात्र केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। तो उनका जो उद्देश्य था वो सब चीजें यहाँ पे पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वहां पे जो जो कमियां होगी वो सब चीजें यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। ओके, आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों का विकास करना है, अतः बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना है। तो
ये वाला आपका उसमें भी था, छात्र केंद्रित में कह सकते हैं या फिर समावेशी में कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी शिक्षा है, प्रत्येक शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों का विकास हो, ठीक है। शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक शिक्षा के लिए है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। आगे है, शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना है जो भेदभाव मुक्त हो, यानी कि इसमें भेदभाव नहीं किया जाए, जैसा कि आपका समावेशी शिक्षा में होता था, इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि बच्चा चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना किया जाए हो, उनके साथ जो है समान व्यवहार यहाँ पे किया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का भाव स्थापित करना है, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे और टीचर में सहयोगात्मक का गुण देखने को मिलेगा। साथ साथ पढ़ेंगे वे लोग, साथ साथ सीखेंगे, ठीक है, मिलजुल के जो है वो यहाँ पे पठन क्रिया जो है वो करेंगे, ठीक है। आगे है आपका, अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं अपितु सामाजिक परिस्थितियों से भी होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होता है तथा उनमें नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे ये जो शिक्षा है इनका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। चलिए अब जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। पहला है मॉन्टेसरी शिक्षा। प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बेसिकली जो है वो ये बच्चों के लिए है एंड बच्चों के रुचि को ध्यान में इनमें रखा जाता है, ठीक है। मानवतावादी शिक्षा, इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है केंद्र बिंदु? कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है, अर्थात यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करता है। यानी कि बच्चे में यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एंड जो लॉजिक है बच्चों में, किसी भी चीज़ को सोचने का लॉजिक, सोचने का जरिया जो है वो तरीका वो डेवलप होगा। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देती है। यानी कि यह शिक्षा ये बात कहती है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में रहकर सीखे, समाज से सीखे, उनसे इंटरेक्ट होकर जो है वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा टाइप संरचनावादी शिक्षा। तो यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है, यानी कि क्रिएटिविटी पे आधारित है। यानी कि कोई भी बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसका दिमाग किसी चीज़ में कितना चलता है, उस चीज़ पे ये आधारित है। यह अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। यानी कि संरचनावादी शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। तो 3 टाइप्स का शिक्षा होता है। प्रगतिशील शिक्षा को 3 टाइप में बांटा गया है, मॉन्टेसरी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा एंड तीसरा है संरचनावादी शिक्षा। तो तीनों का नाम आप याद रखिएगा एंड किसमें क्या किया जाता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि मॉन्टेसरी शिक्षा आपका बच्चों के लिए होता है, बच्चों के यहाँ पे रुचियों को ध्यान में रखा जाएगा एंड जो भी होता है बच्चों से रिलेटेड होता है। मानवतावादी शिक्षा में क्या होगा, आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एंड इसका जो केंद्र बिंदु होता है कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखे। नेक्स्ट संरचनावादी, तो इसमें क्रिएटिविटी पे जोर दिया जाता है एंड कह सकते हैं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग का मेथड यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को, ठीक है। आपका थ्योरी जो है वो इतना ही था, हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि ज़्यादा लंबा क्लास ज़्यादा स्टूडेंट लोग नहीं देखते हैं। टॉपिक वाइज वो लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक जितना लंबा है उसी के अकॉर्डिंग हम आपका जो है वो क्लास लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे जितना भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो झारखंड बीएड का तो नहीं, लेकिन बिहार बीएड हो गया, यूपी बीएड हो गया, जितना भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है या फिर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, वही सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो बताइए,
तो मैंने शुरू का जो है 7 से 8 क्लास में थ्योरी भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी बताया था एंड एमसीक्यू भी बताया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में पढ़ना तो है, लेकिन यहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो सवाल नहीं पूछा गया है। एंड चूंकि आपका एग्जाम तो फिलहाल 2022 से कंटिन्यू है, 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ एंड लास्ट जो है वो 2019 में हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से आपका जो है वो सवाल बने। हो सकता है आगे बन सके क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एंड ये आपका आगे सीटेट वाला में भी बहुत काम देने वाला है। आपके टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बाकी आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 से 10 क्लास को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले मैंने आपको वही टॉपिक कंप्लीट कराया है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अगर आपने 1 से लेकर 10 तक का क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वही सब डिस्कस किया था, ठीक है। एंड जो भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट वाला क्लास होता है उसमें मैं आपको थंबनेल में जो है वो स्पेशल क्लास लिख के डाल देता हूं, ठीक है। देखिए सवाल है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है, एक तरह से इसमें होता है क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। छात्र जो है वो साथ में मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर अपने अनुभव से सीखते हैं। तो ये चीज आपको प्रगतिशील शिक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर जॉन डीवी के अनुसार उचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, गलत बात, होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैंने आपको बताया था, तो ये होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जी यही बात आपका जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी अमेरिका के थे एंड इन्होंने ही जो है आपका प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इनको उनका पिता के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्होंने ही कहा था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में जो है वो उनके पास एबिलिटी होना चाहिए, बच्चों के पास। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये सब तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों को रटने पर बल दिया जाता है। टैग वर्ड के माध्यम से आप इस ऑप्शन को तो डायरेक्टली काट सकते हैं, रटने वाला बात कहीं पे भी नहीं किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को भी काट सकते हैं कि इसमें केवल वर्ड आ गया है, केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है, तो केवल वर्ड यहाँ पे इस चीज को गलत कर दिया, ठीक है। सी है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, सैद्धांतिक शिक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। टैग वर्ड वाला क्लास नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक कर... अच्छा, ये आपका सेम सवाल था क्या? नहीं, अलग सवाल है। अच्छा, सेम सवाल है, ठीक है, ये आपका सेम सवाल है। हाँ, सेम सवाल आ गया है, रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश आपका रॉन्ग ऑप्शन। नेगेटिव वर्ड, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास करना बिल्कुल करना चाहिए, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। आत्मानुशासन के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। रुचि और प्रयास, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों के रुचि को ध्यान में रखना चाहिए, उनके प्रयास को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा। अभिप्रेरणा ये गलत है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, ये आपका अभिप्रेरणा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रुचि और प्रयास, यहाँ पे 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है आपका, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस रूप से संबंधित है। शिक्षक, सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न। देखिए ये लाइन बहुत अच्छा दे रखा है
कि आपका प्रगतिशील शिक्षा में किस चीज़ का बात किया जाता है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव से चीज़ों को सीखें, सहयोग से सीखें, तो ये आपका बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य मानदंड, परीक्षा मानदंड यानी स्टैंडर्ड यहाँ बात किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में परिणमता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, तो आपका जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये सब आपका रॉन्ग है। चलिए ठीक है, 8वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल अच्छी बात है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पहला स्लाइड में ही मैंने आपको इस चीज को बताया था। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, केवल वर्ड आ गया है, रॉन्ग हो जाएगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, गलत। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बिल्कुल होना चाहिए। नियमित आदतों का विकास करना, अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, पॉजिटिव है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉन्टेसनरी होता है, मानवतावादी होता है, संरचनावादी होता है, व्यक्तिवादी नहीं होता है। लास्ट में मैंने आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आगे है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन लागू करना? नहीं, ऐसा बात तो मैंने आपको बताया नहीं। व्यक्तिगत विकास और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, किया जा सकता है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये बात मैंने आपको बताई। केवल पाठ्यपुस्तक, देखिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता, गलत है। परीक्षा में अंक को लाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा की मूल अवधारणा किस पर आधारित है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा की जो मूल अवधारणा है वो आपका अनुभव आधारित होनी चाहिए। ठीक है, केवल सैद्धांतिक, गलत। सैद्धांतिक होता है लेकिन केवल सैद्धांतिक कहना गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम आधारित, शिक्षक केंद्रित तो ये है नहीं, छात्र केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? परीक्षा पर। देखो जहां कहीं भी आपका केवल परीक्षा परिणाम होगा या परीक्षा परिणाम होगा तो ये आपका तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। अनुशासन पर, बच्चों के अनुभव और रुचियों पर, बिल्कुल बच्चे के अनुभव और रुचियों पर जो है वो आपका प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग ध्यान दिया जाता है। रटने की प्रवृत्ति, तो ये सब आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य घटक क्या है? केवल शिक्षक का ज्ञान? नहीं, केवल शिक्षक का ज्ञान, छात्र का सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल एक्टिव लर्नर होना चाहिए छात्र। ठीक है, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए या एक्टिव पार्टिसिपेंट भी कह सकते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता, केवल एंड अनुशासन, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या है प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग? अनुभव से हम लोग सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, तो अनुभव और पर्यावरण। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है आज के इस क्लास का, एंड इसका जवाब हमेशा की तरह आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एंड ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, एंड ये आपका जो है वो आज शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो यूनिट है वो आपका समाप्त हो गया। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया यूनिट, सेकेंड यूनिट जो है वो पढ़ेंगे, यानी कि छात्रों के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, एंड उसके बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका पहला यूनिट समाप्त हो गया। एंड जिन्होंने अभी तक सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, एंड चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।